अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम उस्मान हबीब है और मैं पीस कॉलेज एबटाबाद हिल कैंपस में पढ़ाता हूँ। आप मुझे मोहम्मद अहमद नज़ीर के चैनल पर देख रहे हैं और आज हम केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ईटा के हवाले से, NMD कैट के हवाले से, ई कैट के हवाले से और तमाम जितने भी ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें एटॉमिक स्ट्रक्चर सिलेबस में इंक्लूडेड है, उनके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से MCQs बना करते हैं। तो आप लोग मोहम्मद अहमद नज़ीर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मई में ई कैट का टेस्ट होना है। आप अभी से इसकी रजिस्ट्रेशन करवा दें और हम यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की टोटल 5000 फ़ी चार्ज करते हैं, तो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम क्या है और एटम का वर्ड आया कहाँ से है और एटम के वर्ड के ऊपर कौन कौन से MCQs बन सकते हैं। एटम के बाद हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसमें तमाम एटॉमिक मॉडल्स को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटम क्या होता है। सबसे पहले एटम को डिफाइन करते हैं कि एटम क्या चीज होती है। एटम को कैसे डिफाइन किया जाता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which may or may not exist independently in nature is called as atom. Smallest particle of atom, smallest particle of atom, matter which may or may not exist independently in nature. एटम मैटर का वो छोटे से छोटा पार्टिकल होता है जो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हीलियम जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है और ये एक ऐसा एटम है जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है और ये एटम ऐसा एटम है जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये एक अनस्टेबल एटम है। अगर हम एटम की हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो एटम का जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड एटॉमस से। बाद दफा आपका MCQs होता है द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, बोथ, नन ऑफ दिस। तो एटम का जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। ग्रीक वर्ड एटमोस। ये जो लफ्ज ए है, ए मीन अनकटेबल एंड टमोस मीन पार्टिकल। तो एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसको कट नहीं किया जा सकता। एटॉमिस एक ग्रीक वर्ड है। तो एटम के बारे में सबसे पहले जो थ्योरी पेश की थी वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कौन से इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डाल्टन अमेरिकन इंग्लिश स्कूल टीचर थे जिन्होंने एटम के बारे में अपने कुछ पॉइंट्स पेश किए, जिनमें सबसे पहला पॉइंट क्या था। अमेरिकन इंग्लिश स्कूल टीचर थे
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट यह था कि एटम मैटर consist of small particles called atom, which are indivisible. नंबर 2, पहला पोस्टुलेट ये है कि एटम छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एटम कहते हैं जिनको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। इनका दूसरा पोस्टुलेट क्या था? पोस्टुलेट में कहा गया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक। दूसरे पोस्टुलेट में कहा गया कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो तमाम एटम्स होंगे वो सेम रहेंगे, उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, उनका मास नंबर सेम होगा किसी भी एक सिंगल एलिमेंट के अंदर। तो ये इनका दूसरा पोस्टुलेट था। तीसरे पोस्टुलेट में क्या कहा गया? तीसरे पोस्टुलेट में कहा गया कि एटम कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रॉयड, कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसको आप क्रिएट भी नहीं कर सकते और इसको आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। उसके बाद फोर्थ इनका जो पोस्टुलेट था वो ये था कि केमिकल रिएक्शन अकर due to separation or combination of atoms। इस पोस्टुलेट में ये कहा गया कि कभी भी आपको कहीं पर केमिकल रिएक्शन होता हुआ नजर आएगा तो उसमें या तो एटम्स सेपरेट हो रहे होंगे या एटम्स कंबाइन हो रहे होंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था? पहला पोस्टुलेट, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम व्हिच आर इंडिविजिबल, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक, एटम कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉय, केमिकल रिएक्शन अकर ड्यू टू द सेपरेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। और इनका लास्ट पोस्टुलेट था कि जब भी एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो सिंपल होल नंबर में मिलते हैं, कि एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो, कि एटम जब भी कंबाइन करेंगे तो उनकी जो रेशो होगी वो हमेशा होल नंबर में होगी। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कभी भी 1.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, 2.4 नहीं होगा, वो वैल्यू कभी पॉइंट में नहीं होगी। कि तमाम एटम्स जब मिलेंगे तो वो होल नंबर रेशो में मिलेंगे। तो बार दफा आपका एमसीक्यूज होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ऑप्शन ए क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज। तो आप लोगों ने क्या लगाना है? ऑल ऑफ दीज के ऊपर लगाना है। लेकिन बाज दफा ऐसे भी एमसीक्यूज आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज करेक्ट। तो आप जब करेक्ट पूछेगा तो आप लोगों ने, लेट्स सपोज मैं इसको कर देता हूं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज करता हूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज करेक्ट। तो याद रखना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का सिर्फ एक ही पोस्टुलेट ऐसा था जो ठीक था, और वो कौन सा पोस्टुलेट था कि जब कभी भी कहीं पर रिएक्शन होता हुआ नजर आएगा तो वहां पर एटम्स की कॉम्बिनेशन होगी या तो सेपरेशन होगी।
बाकी सारे पॉइंट्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के गलत थे। कैसे गलत थे? जैसे पहले पॉइंट में डाल्टन ने कहा मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच आर इंडिविजिबल, कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसको आप कट नहीं कर सकते, जिसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि ये बात गलत है। आज एटम मॉडर्न थ्योरीज के मुताबिक आज एटम में 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में लिखता हूं आपके सामने कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं स्टेबल पार्टिकल्स, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कुछ स्टेबल पार्टिकल्स हैं और उन सब एटॉमिक पार्टिकल में कुछ अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं। तो ये जो स्टेबल पार्टिकल्स हैं के एटम के अंदर मौजूद ये जो पार्टिकल्स हैं, इनमें कुछ स्टेबल हैं और कुछ अनस्टेबल हैं। स्टेबल कौन कौन से हैं? इनमें प्रोटॉन एक स्टेबल पार्टिकल है, प्रोटॉन एक स्टेबल पार्टिकल है। एंटी प्रोटॉन एक स्टेबल पार्टिकल है, एंटी प्रोटॉन एक स्टेबल पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन एक स्टेबल पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन एक स्टेबल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल पार्टिकल है। इसी तरह ग्रेविटेशन, इसी तरह फोटॉन, ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं ये स्टेबल पार्टिकल्स हैं। मीन कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं वो भी स्टेबल पार्टिकल्स हैं, वो डिसइंटीग्रेट नहीं होते, वो डिके नहीं होते। इसी तरह जो अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं, अनस्टेबल पार्टिकल्स में न्यूट्रॉन है, अनस्टेबल पार्टिकल्स में न्यूट्रॉन है। इसी तरह अनस्टेबल पार्टिकल में मीजान है। इसी तरह अनस्टेबल पार्टिकल में वी पार्टिकल्स हैं, वी पार्टिकल्स हैं। तो बाद दफा आपका एमसीक्यू होता है कि which one of the following is stable particle और which one of the following is unstable particle? Option A proton, option B electron, option C neutron, option D none of these। तो इसमें न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि अनस्टेबल है, जो कि डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जो दूसरे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट जो कि गलत था। दूसरा पॉइंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक, कि किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद तमाम एटम्स एटॉमिक नंबर के लिहाज से और एटॉमिक साइज के लिहाज से और एटॉमिक मास के लिहाज से सेम होंगे। लेकिन आज आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है जिससे ये पॉइंट गलत हो जाता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद आइसोटॉप्स हो सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो ये पॉइंट भी आइसोटॉप्स की जो थ्योरी है उसके मुताबिक गलत है। एटम कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉय, कि एटम को प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते और एटम को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एटम आज जो न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एटम्स को डिस्ट्रॉय भी किया जाता है और एटम्स को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी क्या हो जाता है, यहां से ऑप्शन सी वाला पॉइंट भी गलत हो जाता है। और एक एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ एक ही इसका पॉइंट ठीक था कि केमिकल रिएक्शन अकर ड्यू टू सेपरेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। उसके बाद लास्ट पॉइंट था एटम कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, कि जब कभी भी एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे। लेकिन आज के दौर में मॉडर्न रिसर्च में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें जो एलिमेंट्स हैं वो पॉइंट्स में मिले हुए हैं, मीन कि वहां पर सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है। तो ये लास्ट पॉइंट भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का गलत था। तो ये थी
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अबाउट एटम। तो अभी हम देख रहे हैं कि एटम जो है वो उसके अंदर जो मेन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। एटम के अंदर जो 3 पार्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को इस वजह से फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं क्योंकि जब एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे बॉन्डिंग स्टेब्लिश होती है। तो कौन हिस्सा ले रहा होता है वहां बॉन्डिंग में? इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहा होता है। तो इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी को कौन कंट्रोल कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कंट्रोल कर रहा है। फिर इसी तरह जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियस भी टेक पार्ट करता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसलिए इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहते हैं। तो अब हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करेंगे और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उन एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होने में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए, और फिर प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, और उसके बाद न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं कि किसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले सर विलियम क्रूक्स। सबसे पहले सर विलियम क्रूक्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था, उसमें ऑपरेटस कौन सा यूज किया गया, वहां पर वर्किंग क्या हुई और वहां पर क्या ऑब्जर्वेशंस हुई। और दूसरे लफ्जों में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट सर जो विलियम क्रूक्स थे उनका जो एक्सपेरिमेंट था, डेफिनेटली ये स्टडी ऑफ कैथोड रेस। तो कैथोड रेस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक डिस्चार्ज ट्यूब को एज अपरेटस यूज किया गया। डिस्चार्ज ट्यूब की कंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि डिस्चार्ज ट्यूब की कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास ट्यूब होती है। डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास ट्यूब होती है। और यहां पर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया जाता है, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया जाता है और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया जाता है। और ये बैटरी जो होती है हाई वोल्टेज बैटरी होती है, हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी। अब हाई वोल्टेज बैटरी में यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन याद रखना ये जो एनोड यहां पे यूज किया गया ये परफोरेटेड था। ये एनोड जो यूज किया गया यहां पर
ये परफोरेटेड था, मीन कि इसमें स्मॉल पोर्स थे। और यहाँ पर जो कैथोड यूज किया गया, इन दोनों को मेटालिक प्लेट्स हैं जो कि बैटरी के साथ कनेक्ट की गई हैं, और ये ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब के साथ यहाँ पर वैक्यूम पंप अटैच कर दिया गया। ग्लास के साथ यहाँ पर वैक्यूम पंप अटैच किया गया ताकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस का जो प्रेशर है उसको मेंटेन किया जा सके, डिजायर्ड लेवल पे मेंटेन किया जा सके। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भर दी गई। जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भर दी गई तो ऑर्डिनरी प्रेशर पे वर्किंग एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी मैं। जब इसके अंदर गैस भर दी गई और अब वर्किंग की बात करते हैं कि यहां पर बेसिकली इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, वर्किंग है इसकी, कि वर्किंग में क्या हुआ, वर्किंग कैसे हुई, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ। तो जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को फिल कर दिया गया, जो ऑर्डिनरी प्रेशर था 760 टॉर था। इस गैस अभी जो इस गैस के ऊपर प्रेशर लग रहा है वो 760 टॉर है। तो 760 टॉर का जो प्रेशर है अभी लगा हुआ है, और बैटरी से हम लोग इसको 5000 से लेकर 10,000 तक की वोल्टेज दे रहे हैं। जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर 760 टॉर था तो हम लोगों ने क्या किया, वोल्टेज कितनी प्रोवाइड की, 5000 से लेकर 10,000 वोल्टेज प्रोवाइड की। इस वोल्टेज को प्रोवाइड करने पे जो डिस्चार्ज ट्यूब थी वहां पर हमें किसी किस्म की चमक प्रोड्यूस होती हुई नजर नहीं आई, किसी किस्म का जो ग्लो था वो प्रोड्यूस होता हुआ नजर नहीं आया। इट्स मीन कि जब वोल्टेज 5000 थी, 5000 से लेकर 10,000 थी, तो जो प्रेशर था वो 760 टॉर था, तो कोई ग्लो प्रोड्यूस नहीं हुआ। नो ग्लो प्रोड्यूस, नो ग्लो प्रोड्यूस। ओके, लेकिन जब इसी वोल्टेज को अप्लाई किया गया, जब इसी 5000 से लेकर 10,000 की हाई वोल्टेज को अप्लाई किया गया, कितने प्रेशर पर, 0.1 टॉर पे अप्लाई किया गया, तो यहां पर इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ। इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ। अब ये भी सोचने की बात है कि पहले वोल्टेज अप्लाई की, ग्लो प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब वोल्टेज अप्लाई की गई प्रेशर कम करके, तो फिर वोल्टेज ग्लो प्रोड्यूस हो गया। अब तीसरा केस, जब तीसरा केस हम लोगों ने ऑब्जर्व किया यहां पे कि इतनी ही वोल्टेज प्रोवाइड की गई, 5000 की वोल्टेज और 10,000 की वोल्टेज प्रोवाइड करके हम लोगों ने यहां पे प्रेशर कितने का मेंटेन किया, प्रेशर हम लोगों ने 0.01 टॉर का मेंटेन किया। 0.01 टॉर का प्रेशर मेंटेन किया, तो फिर भी कोई ग्लो प्रोड्यूस नहीं हुआ, फिर भी कोई ग्लो प्रोड्यूस, नो ग्लो प्रोड्यूस, के जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके अंदर कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं हुई। अब ये क्वेश्चन है, बाद दफा ये सवाल आता है, आपका एमसीक्यूज बन के आता है कि ग्लो प्रोड्यूस ड्यू टू, एमसीक्यूज क्या होता है आपका, ग्लो इन डिस्चार्ज ट्यूब, इन डिस्चार्ज ट्यूब is produced due to. अब इन तीनों केसेस को एक्सप्लेन करते हैं। जब प्रेशर 760 टॉर था, मीन कि गैसेस का प्रेशर बहुत ज्यादा था। जब गैसेस का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल्स करीब करीब हैं। जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा करीब हैं और जब आपने वोल्टेज अप्लाई की तो वो वोल्टेज में जो एनर्जी थी वो एनर्जी यूज हुई उन पार्टिकल्स को दूर करने में, उन पार्टिकल्स को सेपरेट करने में। इट्स मीन कि वहां पर कोई ग्लो प्रोड्यूस नहीं हुआ। क्यों? कि पहले केस में जो वोल्टेज अप्लाई की गई वो तो कंज्यूम हो गई किस बात में,
पार्टिकल्स को सेपरेट करने में अप्लाई होगी, सेपरेट करने में यूज हो चुकी है। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ? दूसरे केस में जब आपने वोल्टेज 5000 से 10,000 प्रोवाइड की और वहां पे प्रेशर 0.1 टॉर था, तो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त जो गैसेस का प्रेशर था, उस वक्त जो गैसेस का प्रेशर था वो कम हो चुका था, गैसेस का प्रेशर कम हो चुका था और गैसेस के प्रेशर ऑलरेडी कम हो चुका था। तो जो अब वोल्टेज आप लोग अप्लाई कर रहे हो वो वोल्टेज यूज हो रही है जो एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट करने में। जैसे ही बाहर से वोल्टेज मिली, इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर मौजूद है, वो एक्साइट हुआ और एक्साइट होने के बाद, क्योंकि एक्साइटेशन लेवल पे वन स्टेबल होता है, वापस डी एक्साइट हुआ। जैसे ही वापस डी एक्साइट हुआ तो उसने लाइट प्रोड्यूस की, उसने वेव प्रोड्यूस की जो हमें लाइट की फॉर्म में, ग्लो की फॉर्म में नजर आई। यानी सेकंड केस में जो हम लोगों ने वोल्टेज प्रोवाइड की है उसका कुछ पार्ट जो एटम है उसको एक्साइट करने में यूज हुआ और उसका कुछ पार्ट एटम को आयोनाइज करने में यूज हुआ। क्यों कि सेकंड जो केस था उसमें यहां पर हमें जो वेव थी, जो रेज थी, वो ग्लो की फॉर्म में नजर आई। अब ये जो पार्ट है, जिस पार्ट को मैं अभी शेड कर रहा हूं, इस पार्ट के ऊपर एक स्क्रीन लगाई गई है, फ्लोरिसेंट स्क्रीन कहते हैं इसे, फ्लोरिसेंट स्क्रीन, जो कि जिंक सल्फाइड की बनी हुई है। इसका काम क्या है कि जब इसके ऊपर कोई पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो ये चमक प्रोड्यूस करेगी। अब सेकंड केस में क्या हुआ कि यहां पर ग्लो भी प्रोड्यूस हुआ और यहां पर फ्लोरिसेंट स्क्रीन के ऊपर हमें कुछ चमक भी दिखाई गई। इट्स मीन कि सेकंड केस में जो हम लोगों ने वोल्टेज प्रोवाइड की उसका कुछ पार्ट एटम को एक्साइट करने में यूज हुआ, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में यूज हुआ और उसी एनर्जी का कुछ पार्ट क्या हुआ, वो गैस को आयोनाइज करने में यूज हुआ। और जैसे ही यहां पर, लेट्स सपोज करें यहां पर अगर गैस आयोनाइज हो जाती है, ये एटम है, एटम के बाहर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से कौन सी प्लेट की तरफ मूव करेगा, वो मूव करेगा एनोड प्लेट की तरफ मूव करेगा। जैसे ही एनोड प्लेट की तरफ आएगा तो एनोड प्लेट की जो सरफेस है वहां पर स्मॉल पोर्स है, होल्स बने हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन वहां से पेनिट्रेट करता हुआ फ्लोरिसेंट स्क्रीन के ऊपर टकराएगा और वहां पर एक ग्लो, एक चमक प्रोड्यूस होगी। तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ पार्टिकल आए हैं, वो स्ट्राइक किए हैं। अब थर्ड केस में क्या हुआ, थर्ड केस में जो हम लोगों ने प्रेशर था वो ऑलरेडी 0.1 टॉर था, लेकिन जैसे ही प्रेशर मजीद कम किया गया और प्रेशर को 0.01 टॉर पे ले आए तो वहां पर गैस, बहुत ज्यादा गैस के जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ज्यादा दूर हो गए। अब जितनी भी एनर्जी हम लोग बाहर से लगा रहे हैं वो एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से बाहर निकालने में यूज हुआ। इट्स मीन कि थर्ड केस में जो हम लोगों ने एनर्जी प्रोवाइड की है वहां पर गैस की मुकम्मल आयोनाइजेशन हुई है, वहां पर एक्साइटेशन नहीं हुई। जब एक्साइटेशन नहीं हुई तो वहां पर ग्लो प्रोड्यूस नहीं हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद एनोड की तरफ चले गए। तो ये थर्ड केस था, यहां पर कोई ग्लो प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो बाद में आपके एमसीक्यूज यही होता है कि ग्लो इन डिस्चार्ज ट्यूब इज प्रोड्यूस ड्यू टू, ऑप्शन है ड्यू टू एक्साइटेशन, ड्यू टू एक्साइटेशन, ऑप्शन बी ग्लो प्रोड्यूस ड्यू टू आयोनाइजेशन, ऑप्शन सी ग्लो प्रोड्यूस ड्यू टू जिंक सल्फाइड, ऑप्शन डी नॉट एनीवन। तो आपका जो आंसर होगा वो एक्साइटेशन होगा कि ग्लो जो प्रोड्यूस हुआ वो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ। इस बात को मैं दोबारा क्लियर कर लेता हूं कि पहले केस में क्या हुआ, गैसेस का प्रेशर बहुत ज्यादा था, गैस के पार्टिकल बहुत करीब करीब थे। अब बाहर से जो वोल्टेज अप्लाई की वो सिर्फ यूज हुई गैस के पार्टिकल को सेपरेट करने में, लेकिन जैसे ही सेकंड केस आया वहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी प्रेशर को मिनिमाइज कर दिया, ऑलरेडी गैस के पार्टिकल्स को दूर कर दिया ऑलरेडी। जैसे ही एनर्जी लगाई
तो पार्टिकल्स क्या हो गए, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हुई और डी एक्साइट होने पर उन्होंने लाइट प्रोड्यूस की, एक्साइटेशन हुई, ग्लो प्रोड्यूस हुआ। और कुछ पार्टिकल आयोनाइज भी हुए क्योंकि फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर हमें ग्लो नजर आया। और थर्ड केस में जब वोल्टेज प्रोवाइड की गई तो उस केस में भी क्या हुआ, कोई ग्लो प्रोड्यूस नहीं हुआ क्योंकि बाहर से वोल्टेज मुकम्मल आयोनाइजेशन पर यूज हुई, कंज्यूम हुई। तो ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन।